पिछले लेक्चर के अंदर रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने अभिक्रियाओं के वेग के बारे में स्टडी कर ली थी। क्लियर। अब अभिक्रिया के वेग और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। अभिक्रिया के वेग का बढ़ना, अभिक्रिया के वेग का घटना, अभिक्रिया का वेग 0 है, क्रियाकारक के साथ माइनस का निशान काम में लिया था, उत्पाद के साथ प्लस का निशान काम में लिया था। हम अभिक्रिया के वेग को अच्छी तरह से समझ गए थे। क्लियर। अब पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग के प्रकार के अपन बात करें यदि, तो आपके पास 3 प्रकार के वेग दे रखे हैं। एक तो आपके पास है औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग। दूसरा आपके पास है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। और एक थर्ड आपके पास है प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग, जिसके बारे में हमें कोई ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। t=0 पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वही क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। तो इसकी स्टडी नहीं करेंगे, हम केवल 2 पॉइंट की स्टडी करेंगे, औसत वेग एंड तात्क्षणिक वेग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन औसत वेग के बारे में बात करते हैं। क्लियर। औसत वेग के बारे में अपन बात करें, औसत वेग का मतलब है किन्हीं भी 2 समय अंतराल के बीच में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना। क्या कह रहा हूं मैं, किन्हीं भी 2 समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना। अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना क्या कहलाता है, अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। मतलब यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन को बिटवीन एनी 2 टाइम इंटरवल कैलकुलेट करोगे तो वो क्या है आपके पास, अभिक्रिया का किन्हीं 2 समय अंतराल पर अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करना क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा। आपने देखो अभिक्रिया का वेग पढ़ा था ना, अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया का जो वेग था वो आपने कहाँ निकाला, t=0 to 2 फाइनल टाइम। फाइनल टाइम, फाइनल टाइम का मतलब क्या है, जहाँ अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वो क्या था आपका, अभिक्रिया का वेग था। तो देखो ये जो आपने अभिक्रिया का वेग निकाला था t=2 फाइनल टाइम, मतलब जहाँ अभिक्रिया क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो अभिक्रिया का वेग था वो भी आपने किन्हीं 2 टाइम इंटरवल के बीच में निकाला है, t=0 to t फाइनल टाइम। इट मीन्स अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, अभिक्रिया का जो वेग है वास्तव में वो क्या है, एक तरह से औसत वेग ही है। क्या है वो, अभिक्रिया का औसत वेग ही है। इज दैट क्लियर। अब देखो अभिक्रिया के औसत वेग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे ज्ञात करेंगे अपन। एक तो हम ये समझ रहे हैं औसत, जैसे औसत चाल होती है आपके पास, आपने पढ़ा होगा। दूसरी बात मैं औसत वेग के बारे में बात करूं तो अभिक्रिया का जो वेग आपने निकाला था वो भी तो किन्हीं 2 टाइम इंटरवल के बीच ही निकाला था, किन्हीं 2 समय अंतराल के बीच में, t=0 to t फाइनल टाइम के बीच में हमने निकाला था। तो किन्हीं भी 2 समय अंतराल के बीच में आप जो वेग निकालोगे वो क्या है, औसत वेग है। क्लियर। दूसरी बात, हमने जो अभिक्रिया का वेग t=0 to t फाइनल टाइम जहां रिएक्शन कंप्लीट होती है वो वास्तव में क्या है, औसत वेग ही है। तो अभिक्रिया का वेग और औसत वेग क्या है, एक ही है, लेकिन हम इसको एक जगह जाकर के थोड़ा सा इनमें डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे को। क्लियर। सपोज मेरे पास क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता है। क्या है ये, क्रियाकारक की सांद्रता है। क्रियाकारक की सांद्रता व समय के बीच आपने ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ मैं क्रियाकारक की सांद्रता को फिक्स नहीं कर रहा हूँ और समय को भी क्या नहीं कर रहा, फिक्स नहीं कर रहा। अब मान लो कि आपका मन हो गया कि मैं तो इन 2 टाइम इंटरवल के बीच में, भाई टाइम इधर की तरफ जा रहा है तो ये तो t2 टाइम है, ये t1 टाइम है, बिकॉज टाइम इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। मैं तो इन 2 टाइम इंटरवल के बीच में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करूंगा। क्लियर। तो इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में आप अभिक्रिया का वेग ज्ञात करोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो क्या होगा, डेल्टा टी। औसत वेग को अपन किससे डिनोटेड करते हैं, डेल्टा c/डेल्टा टी। और अब प्लस माइनस का साइन आप काम में ले सकते हो, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। क्लियर। तो इन 2 टाइम इंटरवल के बीच में यदि आपको अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करना है तो इस t1 से रिलेटेड ये सांद्रता होगी, ये कौन सी है, c1 सांद्रता है।
और ये T2 से रिलेटेड सांद्रता हो गई, ये आपके पास क्या है C2 सांद्रता है, और इन दोनों सांद्रता का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपके पास डेल्टा C कहलाएगा। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, औसत वेग इज इक्वल टू, क्रिया कारक के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो अपन कौन सा निशान लगाएंगे, माइनस का, माइनस C2 माइनस C1 और डिवाइड बाई T2 माइनस T1, और क्या रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T से। ये हो गया आपका क्या, अभिक्रिया का औसत वेग। किसके संदर्भ में निकाला आपने, क्रिया कारक के संदर्भ में निकाला है। हम इसे उत्पाद के संदर्भ में भी निकाल सकते हैं। उत्पाद के संदर्भ में बात करें अपन, तो अपन जानते हैं कि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। मान लीजिए कि आपका मन हो गया कि मैं तो इन दो टाइम इंटरवल के बीच में अभिक्रिया का वेग निकालूंगा। क्लियर? तो देखो, इससे रिलेटेड सांद्रता आपके पास C1 है, इससे रिलेटेड आपके पास सांद्रता कितनी है, C2 है। इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो डेल्टा T है, इन दोनों कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरे पास, डेल्टा C है। क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूँ, औसत वेग इज इक्वल टू प्लस, क्यों, आप उत्पाद के संदर्भ में निकाल रहे हो, इधर की तरफ आपके पास क्या है, उत्पाद की सांद्रता है, और ये क्या है आपके पास, इधर समय है, टाइम है। क्लियर? तो प्लस अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता C2 है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, C1 है, डिवाइड बाई T2 माइनस T1 विच गिव द प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो आप क्रिया कारक व उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया के औसत वेग को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई थोड़ा सा भी या माइनर सा भी डिफरेंस हो सकता है क्या अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के औसत वेग में, तो उसी की जानकारी अपन बटोर रहे हैं। देखो, एक तो आपके पास क्या है, औसत वेग है, दूसरा आपके पास क्या है, अभिक्रिया का वेग है। क्या है, अभिक्रिया का वेग। आप जानते हो कि औसत वेग किन्हीं भी दो समयांतराल, किन्हीं भी दो समयांतराल पर ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन आपका जो अभिक्रिया का वेग है उसका जो टाइम है वो फिक्स है। अभिक्रिया का वेग का मतलब ये है कि ये संपूर्ण अभिक्रिया का वेग ही है। ये कौन से समय अंतराल पर कैलकुलेट किया जाता है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू फाइनल टाइम। फाइनल टाइम, और फाइनल टाइम का मतलब आप समझते हो जहां आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्लियर? अब देखो, आप t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू फाइनल टाइम निकालोगे तो वो एक तरह से क्या है, औसत वेग। यार मैं भी कह रहा हूं ये बात कि अभिक्रिया का वेग और औसत वेग क्या है, दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस भी है, थोड़ा डिफरेंस भी है। वो क्या है, औसत वेग को किन्हीं भी दो समय अंतराल पर ज्ञात किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप t इज इक्वल टू फाइनल टाइम ही कैलकुलेट करो। मान लो मेरा मन हो गया कि मैं तो 3.5 मिनट से लेकर के 6.5 मिनट के बीच में रिएक्शन की रेट को देखना चाह रहा हूँ, तो वो क्या पता उस टाइम फास्ट होगी, स्लो होगी। सपोज एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 20 मिनट लगते हैं, तो हो सकता है कि इनिशियल में फास्ट रिएक्शन हुई और फास्ट हो गई हो, बीच में कहीं स्लो आ गई हो, फिर और स्लो हो गई हो और स्लो हो गई हो। तो जरूरी नहीं है ये दोनों क्या है, सेम ही आए। क्लियर? हाँ, आपने जो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू फाइनल टाइम जो निकाला है वो क्या है, अभिक्रिया का औसत वेग ही है। लेकिन औसत वेग को आप किन्हीं भी दो समय अंतराल पर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभिक्रिया का वेग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू फाइनल टाइम पर ही कैलकुलेट होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, ताक्षणिक वेग की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, ताक्षणिक वेग की बात करते हैं। देखिए, ताक्षणिक वेग को dx अपॉन dt या प्लस माइनस dc अपॉन dt के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। किसी क्षण, किसी विशेष क्षण अभिक्रिया का वेग, किसी विशेष क्षण अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है।
भाई औसत वेग में तो क्या था, किन्हीं भी दो टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट करते थे। और आप यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे? ताक्षणिक वेग का मतलब क्या है? पर्टिकुलर किसी एक मोमेंट पे, मान लो मेरा मन हो गया मैं तो 6.25 पर या 7.5 मिनट पर अभिक्रिया का वेग देखूंगा। 7.5 मिनट पर अभिक्रिया का वेग देखने का मतलब मेरे पास रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा है, अब वो अभिक्रिया के वेग को कितना प्रभावित करेगा। तो औसत वेग तो क्या था, किन्हीं भी दो समयांतराल पे था। और ये क्या है आपके पास, पर्टिकुलर किसी एक मोमेंट पर अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर? अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? क्रियाकारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सांद्रता वर्सेज टाइम के बीच में क्या करोगे आप? ग्राफ प्लॉट करोगे। इज दैट क्लियर? और इस ग्राफ का क्या निकालोगे आप? स्लोप निकालोगे। स्लोप निकालने का मतलब यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टेन थीटा। क्या निकालोगे आप? टेन थीटा निकालोगे, स्लोप निकालोगे। और ये क्या देगा आपको? ताक्षणिक वेग देगा। ये क्या देगा आपको? ताक्षणिक वेग देगा। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। एक तो क्रियाकारक के संदर्भ में और एक उत्पाद के संदर्भ में। तो देखिए ये तो रहा आपका क्रियाकारक, इधर की तरफ क्या है? क्रियाकारक की सांद्रता है। क्लियर? इधर की तरफ क्या है आपके पास? समय है। और ग्राफ को अपन ने सांद्रता और समय को फिक्स नहीं किया है। अब सपोज मेरा मन हो गया कि मैं तो इस पॉइंट पे क्या निकालूंगा? अभिक्रिया का वेग निकालना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट का मतलब इस टाइम पर क्या कंसंट्रेशन बची है, क्योंकि हम जानते हैं क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता ही तो अभिक्रिया के आने वाले वेग को प्रभावित करेगी। तो आपको क्या करना होगा? इसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप देखो, ये तो वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और हम जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। क्लियर? तो जैसे ही क्या करेंगे, अपने यहाँ एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है? इस ट्राइंगल में इससे रिलेटेड जो टाइम है वो T2 है, इससे रिलेटेड जो टाइम है वो T1 है, इससे रिलेटेड जो कंसंट्रेशन है वो C2 है, इससे रिलेटेड जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? C1 है। और स्लोप क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स। इज दैट क्लियर? dy अपॉन डी एक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेन थीटा। dy कितना है? C2 माइनस C1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, देन वी टेक द माइनस, बिकॉज हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। माइनस C2 माइनस C1 एंड T2 माइनस T1। इज दैट क्लियर? इट इज द y एक्सिस एंड इट इज द x एक्सिस। इट मीन्स इट गिव्स द माइनस dc अपॉन dt। तो ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया है? स्लोप कैलकुलेट किया है। आपका जो ये स्लोप है dy अपॉन डी एक्स, यही क्या दे रहा है आपको? ताक्षणिक वेग दे रहा है। क्या दे रहा है? ताक्षणिक वेग दे रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके संदर्भ में? उत्पाद के संदर्भ में बात करेंगे। क्लियर? उत्पाद के संदर्भ में बात करें अपन तो एक तरफ तो क्या ले लिया आपने? उत्पाद की सांद्रता, और दूसरी तरफ क्या ले लिया आपने? समय। और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर? और मान लीजिए मेरा मन हो गया कि मैं तो इस टाइम पर क्या निकालूंगा? इस टाइम पर अभिक्रिया का वेग निकालूंगा। और वो क्या होगा मेरे पास? अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ स्लोप डिटरमाइन कीजिए। ठीक है? और आपका जो स्लोप है ये तो आपके पास क्या है? T2 है। ये क्या है आपके पास? T1 है। इससे रिलेटेड कंसंट्रेशन क्या है? C1 है। और इससे रिलेटेड कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। आप देख सकते हो C2 क्या है? ज़्यादा, T2 क्या है? ज़्यादा टाइम है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास? कंसंट्रेशन है। देन वी यूज द प्लस साइन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट के बारे में बात करें। प्लस C2 माइनस C1, देन इट इज द T2 माइनस T1 एंड इट गिव्स द प्लस DC अपॉन dt। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? उस आप ताक्षणिक वेग की गणना कर सकते हो इन दोनों ग्राफ की सहायता से। नेक्स्ट थर्ड आपके पास क्या था? प्रारंभिक वेग था। तो प्रारंभिक वेग के बारे में अपन क्या कहेंगे? t इज इक्वल टू 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। क्लियर? अब देखो
एग्जामिनर आपको डेल्टा का निशान लगा के दे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और डी सी अपॉन डी टी, ये प्लस माइनस में लिख देता हूँ, ये प्लस माइनस लिख देता हूँ। देखिए ये भी अभिक्रिया का वेग ही है, ये भी क्या है, अभिक्रिया का वेग ही है। क्लियर। लेकिन जैसे आपको डेल्टा का निशान मिलेगा तो आप क्या समझोगे, एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है, औसत वेग की बात कर रहा है। ये आपके पास क्या है, ताक्षणिक वेग है। ये क्या है आपके पास, ताक्षणिक वेग। और एक पढ़ा अपन ने कौन सा, अभिक्रिया वेग। और प्रारंभिक वेग की बात करें तो t = 0, वहां से कोई भी न्यूमेरिकल पुटअप नहीं होने वाला है। क्लियर। अब सपोज करो एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता 6 मोल पर लीटर से 6 मोल पर लीटर से 3 मोल पर लीटर 3 मोल पर लीटर शेष रहने में 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो देखो अपन अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे। यहाँ से अभिक्रिया का वेग, रेट के बारे में अपन जानते हैं, क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन। क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन। और नीचे क्या लिखेंगे अपन, अपॉन में परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। आप ये भी ध्यान रखिए बार बार कि एग्जामिनर आपसे जो पूछ रहा है तो वो अभिक्रिया के वेग का मात्रक भी पूछ सकता है। ये क्या है आपके पास सांद्रता, ये क्या है आपके पास समय। सांद्रता किसके अंदर लिखोगे आप, मोल पर लीटर में, और ये सेकंड इनवर्स के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि आप मतलब सेकंड इनवर्स में ही बताओ, एग्जामिनर जो कह रहा है उसी के अंदर। जैसे मैंने कहा था आपको कि ये अभिक्रिया का वेग है, ये मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में भी हो सकता है, मिनट इनवर्स में भी हो सकता है, मंथ इनवर्स में भी हो सकता है। यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इज दैट क्लियर। तो लिखिए आप, मैं यहाँ लिखूंगा रेट = सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है। अंतिम सांद्रता कितनी है, 3 है, तो -3 - 6, ये तो होगी सांद्रता मोल पर लीटर। और टाइम में परिवर्तन कितना है, 3 मिनट का है, तो 3 मिनट में यानी कि 3 - 0 होगा। तो यहाँ ये लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा क्या लिख दीजिए आप, 3 लिख दीजिए। ये कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, +3/3। और ये क्या आ गया, 1 मोल पर लीटर, और ये सेकंड इनवर्स। यही तो आया आपके पास ये। अब देखो सॉरी ये किसके अंदर आया अपने पास, ये मिनट इनवर्स में आया। ये किस में आया है, मिनट इनवर्स में। अब सोचो एग्जामिनर मेरे को ये कहता कि ये सेकंड इनवर्स में बताइए, किस में बताइए, सेकंड इनवर्स में। तो मैं क्या करता यहाँ पे, इस 3 मिनट था मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, मिनट था ये। तो मैं क्या करता, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता, 3 × 60। तो ये कितना हो जाता, 3, और ये हो गया 180 = 1/60। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इज दैट क्लियर। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में पूछ रहा है, या मोल पर लीटर हावर में, या मिनट के अंदर पूछ रहा है। इज दैट क्लियर। और यदि ये हावर में पूछता तो इस 3 मिनट में क्या करते हैं अपन, 60 का डिवाइडेशन करते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करते हुए इसको कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।